बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर, पहले कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे, आजकल रिजवान शहजाद साहब पार्लिमानी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पे बड़ी ही तारीख़ी आज दिन है। आइनी तरमीम होने जा रही हैं, 26वीं आइनी तरमीम जो है वो आज पार्लिमान करने जा रही है। उसका मुसवदा भी सामने आ चुका है, उसमें क्या क्या जो है वो नया है वो आपके सामने रखेंगे। इससे कबल जो भी इसमें नुकात आते रहे हैं, क्योंकि मुसवदा भी एक नहीं आया, मुसवदा जिस तरह मौलाना फजल रहमान उनके घर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी लीडरशिप की आनियाँ जानियाँ लगी रही हैं, इसी तरह एक मंथ में हमने देखा है कि मुसवदे जो थे उनकी भी आनियाँ जानियाँ जो है वो लगी रही हैं। बिल्कुल, तो बड़ी रौनक रही है। एम्बेसी रोड के ऊपर रात को भी सिर्फ एक ही गली में चिरागा था और वो मौलाना साहब का घर था। DSNGs और रिपोर्टर्स और बेचारे सारे लोग जो हैं उधर ही मौजूद थे और लम्हा बलम्हा आप लोगों ने उनकी सारी कार्रवाई देखी। लेकिन असल जो वहाँ पर बहस हो रही थी, बात हो रही थी, वो उसी ड्राफ्ट की हो रही थी जो कुछ ही देर में जो है वो सेनेट में भी पेश हो जाएगा, नेशनल असम्बली में भी पेश हो जाएगा और आज उम्मीद ऐसी की जा रही है और यकीन भी रखते हैं हम कि ये पास हो जाएगा और 26वीं आइनी तरमीम जो है वो पार्लियामान से जो है वो गो थ्रू हो जाएगी। उसके बाद फिर जो भी मामलात हैं वो आपको पता ही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील हो रहा है। फिर हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी बन रहे हैं। पहले तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक हम देख रहे थे, लेकिन अभी जो ड्राफ्ट हमने देखा उसमें एक नई चीज़ ये भी सामने आई है कि हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है वो बन रहे हैं। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो फिर साकिब भाई और मैं आपके साथ थोड़ा इसमें करते हैं। मैं नाजरीन को पहले उसका क्रक्स बता देता हूँ, मुसवदे में क्या है, फिर हम जो नुकात मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो है वो डिस्कशन करेंगे। इसमें मुसवदा जो जिसने फेडरल कैबिनेट ने जिसकी मंजूरी दी है उसमें आइनी बेंचेस और जो जुडिशल कमीशन है वो आइनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आइनी बेंचेस में जहाँ तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। इसी तरह आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आइनी बेंचेस के दायरे अख्तियार में आएंगे। आइनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आइनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी और कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी कमेटी की तजवीज़ है और पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों के मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट के होंगे। ये जो पार्लिमानी कमेटी है ये CJP मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनका जो है वो तकर्रुर करेगी। और इसके बाद कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद जो है वो मैक्सिमम जो हद है वो 65 साल मुकर्रर की तजवीज़ की गई है। और आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकेगी। मतलब आर्टिकल 184(3) में आज खुद नोटिस का जो इख्तियार है वो ख़त्म कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। आर्टिकल 186A के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या उस अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जजेस तकर्री कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वजीर अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। कम से कम 15 साल तजर्बा का हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका हिस्सा होंगे। और इसमें यह भी कहा गया है कि सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को 2 साल के लिए कमीशन का रुकन स्पीकर कौमी असम्बली बनाएंगे। मुसवदे में आर्टिकल 38 में तरमीम की भी तजवीज़ है। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा और वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। ये तजावीज़ हैं और ये तरमीम होने जा रही है। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री पे पहले आप बताएं कि क्या तरीकाकार रखा गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जा रहा है या अभी भी कुछ रमक बाकी है कि उनको लाया जा सकता है? देखें, दिलों के हाल तो वो बेहतर जानते हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, लेकिन उनकी ज़ुबानी जो बातें हम तक पहुँचती हैं उसमें इतनी गुंजाइश बहरहाल ज़रूर मौजूद है कि अगर
जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल जब आपने डिवीज़न बना दिया है, एक अलहदा सेटअप खड़ा कर दिया है, उसके बाद अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन भी जाता है और वो रूटीन के केस चोरी डकैती के चेक बाउंस से लेकर और बाकी सारी चीज़ें सुन भी रहा है, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है जिसमें सिर्फ आपके जो मसले मसाइल वाले केसेस हैं, जिसमें आपको जो चीज़ें तकलीफ पहुंचाती हैं या जिनसे आपको प्रॉब्लम होती है, वो केसेस जाने ही नहीं है उस जज के पास, बिल्कुल, तो फिर उनको इतना मसला नज़र नहीं आता। और ख़ासकर जो उसको बिलावल साहब हैं, तो मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था कि ये जो सारी चीज़ें अभी जो आप जब डिवीज़न ही बना देंगे, एक पूरी पैरेलल जुडिशरी खड़ी हो जाएगी, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हुकूमती मेरे लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हमें उनसे भी कोई गिला नहीं। और बिलावल तो बहुत ही वोकल हैं कि ये वो जज है जिन्होंने मेरे नाना को इंसाफ दिया है, तो पीपल्स पार्टी को भी बज़ाहिर कोई इससे मसला नज़र नहीं आता। जिसने नाना को इंसाफ दिया है उसको जो है वो खुडे लैंड लगाने के लिए जो है वो हुकूमत और बिलावल और पीपल्स पार्टी ने पूरा जोर लगाया है। और अब वो चीफ जस्टिस बन जाए तब भी, ना बने तब भी, खुडे लाइन बारह लगा दिया है। ये आप मानेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर दी गई है और पैरेलल एक, और उसका कंट्रोल कहाँ पे है, वो पार्लियामेंट के अंदर है या पॉलिटिशियंस के पास है। बिल्कुल। वो अब कैसे होगा मामला आगे, ये एक चीज़ बहरहाल तय हो गई है कि अब अगर हाई कोर्ट के किसी चीफ जज ने चीफ जस्टिस बनना है और किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने चीफ जस्टिस बनना है मुस्तकबिल में, तो वो ये कोई मतलब जूते पॉलिश करेगा, वो जो है वो बताएगा, अपने एक्ट से बताएगा कि वो हुकूमत वक़्त के साथ है और हुकूमत के वक़्त के मुखालिफिन के ख़िलाफ़ है। वो बताएगा अपने एक्ट से। अगर उसने कोई हैंकी फैंकी करने की कोशिश की तो फिर जो है वो उसका नाम टॉप 3 में होगा, लेकिन बतौर चीफ जस्टिस देखिए मैं आपको सिर्फ एक अमेंडमेंट करूंगा जी, जो आप मुस्तकबिल का नक्शा खींच रहे हैं, सूरत हाल अभी भी वही है। ठीक है। अब उन्होंने एक थोड़ा सा मुहज़्ज़ब तरीका बना दिया है सारी चीज को मनूवर करने के लिए। ठीक है। पहले भी यही कुछ होता रहा है, बाद में भी यही कुछ होना है। अब एक उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया है कि भाईजान करना इसी तरह है कि जो बंदा नहीं सूट करता उसको बाहर कैसे करना है। ठीक है। अभी जैसे मंसूर शाह साहब की हम बात कर रहे हैं या काजी फाइज साहब की बात कर रहे हैं, बेसिकली तो मसला यही था ना कि एक जज हटाना है या अपनी मर्जी का लाना है, नहीं जी ये नहीं लाना वो लाना है। अब उसको एक प्रॉपर वे बना दिया गया, एक तरीका बना दिया गया कि जनाब ऐसे करेंगे तो जज नहीं आएगा। आप 3 नाम भेज दें, वो नहीं सिलेक्ट करेंगे, वो 3 में से भी एक को सिलेक्ट करवा के क्या भरोसा है किसी की तरफ से प्रेशर करवा दें, वो जज भी पीछे हट जाए, डिक्लाइन कर दे, तो आप नीचे चले जाएंगे। और ठीक है, तो फिर क्या बचेगा आपके पास? तरीका वही है, बस उसको अब एक अच्छा लिबास पहना कर जो है वो पेश कर दिया गया है। तो ये है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का तरीका, जिसमें अब जस्टिस मंसूर अली शाह कंसिडर होंगे, जस्टिस मुरीब, जस्टिस याह्या अफरीदी भी कंसिडर होंगे। तीनों में से एक पार्लियामानी कमेटी तय करेगी कि उनमें से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसने बनना है। आगे बढ़ते हैं। अब जो जज तैनात होने हैं, ये तो चीफ जस्टिस वाले मामला हो गए। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती है, आईनी बेंचेस बनने हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तैनाती भी एक जुडिशल कमीशन बन रहा है। उसमें जो 2 जो है वो कौमी असम्बली, 2 सेनेट से, एक जो है वो एक नामजद होंगे स्पीकर कौमी असम्बली के, वो उसका मेंबर होंगे, 5 इस साइड से, फिर अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा और चीफ जस्टिस और 4 सीनियर 3 जज सुप्रीम कोर्ट के। तो ये भी एक मामला अब जो है वो ले दे पे होगा कि जज और सियासतदान या हुकूमत जो है वो अपनी अपनी लॉबिंग करेंगे या कैसे होगा? बिल्कुल होगी, लॉबिंग होगी, शदीद होगी, भरपूर होगी। लेकिन मैं फिर भी इसमें थोड़ा सा आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अब एक तरीका मुतय्यन हो गया कि आप किसी एक शख्स की गुड बुक्स में होने से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है। आप अगर एक शख्स की बैड बुक्स में, तो भी आपका रास्ता नहीं रुक सकता। ये जहां हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहां जो थोड़ा सा इसका निज़ाम बनाया गया उसको भी फेयरली जज करना ज़रूरी है कि देखिए एक सिस्टम बन गया, उसमें किसी एक शख्स की मर्जी नहीं चलेगी, एक पार्टी के लोग मौजूद नहीं होंगे, एक इंस्टीट्यूशन के लोग मौजूद नहीं होंगे, मुख्तलिफ जगहों से लोग होंगे। वो डिसाइड करेंगे कि भाई ये शख्स है, इसकी ये उम्र है, इसकी ये अहलियत है, इसका ये तजुर्बा है, इसके ये अच्छे जो हैं वो कंडक्ट्स हैं और ये बुरे हैं। इसका जो इवैल्यूएशन की जो हम बार बार इसमें देख रहे हैं बात, इसकी इवैल्यूएशन भी उनके सामने मौजूद होगी। इसकी नेशनलिटी के हवाले से इश्यूज जो हैं वो इन्होंने एड्रेस किए हैं इसमें। ये सारी चीज़ें जब सामने होंगी और 3 मेंबर जो जज होंगे, जो भी वो उनकी कमेटी रिकमेंड करेगी, तो उसके बाद ही फिर कोई बंदा सामने आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अब एक शख्स सोच रहा था, जैसे पहले चीफ जस्टिस सोचता था कि जी साकिब बशीर को बनाना है मैंने जज, तो फिर दुनिया की सारी ताकत लगा के भी आप उसको रोक नहीं पा रहे थे, और उसको रोकने के लिए फिर इस तरह 26 तरमीम करनी पड़ती है आपको, फिर घरों से लोगों को उठाना पड़ता है, फिर आपको सारे वो काम करने पड़ते हैं कि जो किसी लिहाज से भी ना जस्टिफाइड है ना उनकी तायद की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। जजेस तैनाती कमीशन में जो पॉलिटिशियंस होंगे, लॉ मिनिस्टर तो डेफिनेटली लॉ को जानते हैं, इसलिए लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल भी, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी, जज भी, सारे। अब वो जो पॉलिटिशियंस हैं,
फॉर एग्जांपल मैं सीजेपी की तैनाती में 12 लोग होंगे, वो सारे एमएनए और सेनेटर्स होंगे। उनकी जो सिलेक्शन होगी पॉलिटिकल पार्टीज में किस बुनियाद पर होगी? क्योंकि उन्होंने इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के टॉप के थ्री जो जजेस हैं उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। उसकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया, उसका मेरिट भी है, उसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं, उसमें जजमेंट्स उसकी कितनी है, उसका जो है वो क्या कौन किस से कितना ऊपर है, उसकी नंबरिंग होगी, क्या होगा। ये जो 12 लोग होंगे, आप क्या कहेंगे कि ये 12 लोग उसी तरह होंगे कि हमें ऐसे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में 50-60% ऐसे लोग होते हैं, बट ठीक है जी, जो अमेंडमेंट करवानी है लेके आए, हम करेंगे, हमने जाना है कहीं पे काम जाना है, तो 50-60% को तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। तो अब 12 लोग आपको लगता है कि लॉ नोइंग होंगे? देखें, वो लॉ नोइंग हो या ना हो, मैं एक मार्जिन यहाँ क्लियर करूंगा कि ये वो लोग हैं जो पूरे मुल्क के लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, लेजिस्लेशन इनका काम है। अगर इनको समझ नहीं आती, इनके साथ स्टाफ होते हैं, इनके अपने जो है वो लोग होते हैं कि जो इनको गाइड कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं चीज़ों को। लेकिन उसमें भी मैं आपकी बात की तायद करूंगा कि पहली प्रायोरिटी वही होगा कि जो कानून को थोड़ा बहुत समझता है, जो जुडिशल पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझता है, जो जुडिशल जो जुरिस्डिक्शंस हैं, जो लॉज हैं, उनको समझता है कि यार उसकी कुछ नो हाउ हो। अगर एक शख्स है कि जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, या उसका कोई हाई कोर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका सिर्फ इतना ही है कि जी यहाँ केस लगा था, खत्म हो गया, उसको नहीं पता, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पार्टी उसको इस कमेटी का मेंबर बनाएगी। बड़ी सेलेक्टिव जो है इसमें जो है ना वो सिलेक्शन होनी है, कोई वही बंदा जाएगा कि जिसको नो हाउ होगी। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये जो अभी स्पेशल कमेटी बनी थी नेशनल असम्बली की, जिसने सारे जो ड्राफ्ट आए थे तमाम पार्टीज के, इनके ऊपर डिलिबरेट करना था, उसके अंदर सिर्फ एक सब कमेटी बनी है और उस सब कमेटी में सिर्फ वो लोग गए हैं जो लॉ जानते थे। अच्छा। यानी कि बैरिस्टर गौर थे पीटीआई से, इधर से जो है वो लॉ मिनिस्टर थे, उधर से कामरान मुर्तजा साहब थे। तो इस तरह के जो माइंड थे, यानी कि उधर से फारूक एच नाइक साहब थे, और ज़्यादा जो मैं कहूँगा कि ये सारे वो हैं जो लीगल ब्रेन्स हैं ना, ये जो सारे कानून को जानते हैं। तो आप ये तवक्को ना करें कि एक ऐसी कमेटी के जहाँ पर इतना अहम मामला होगा, वहाँ पर ऐसे लोग बैठे होंगे कि जिनको लॉ की कोई नो हाउ नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी, और मैं ये कहता हूँ आपको कि ये जो लॉ जानने वाले लोग भी हैं, जब ऊपर कोई फैसला हो जाएगा पार्टी में कि यार ये बंदा आगे जाना चाहिए और ये बंदा रेकमेंड होना चाहिए, आपकी सारी तालीम, आपकी सारी काबिलियत, आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग एक तरफ रह जाएगी, आपने उसको फॉलो करना है। और ये हमारा सिक्का राइजुल वक्त निज़ाम है, इसको कोई जो है ना वो इसमें डिबेट नहीं है कि यार ये नहीं होगा और ऐसा नहीं होगा। लॉ जानते हैं या नहीं जानते हैं, जो फैसला बाद में बाहर हो रहा होगा ना उस कमेटी के, वही कमेटी इंडोर्स कर रही है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ तरामीम आ रही हैं, कुछ हमने डिस्कस की, कुछ हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ा अच्छा हसीन इम्तिजाज हमने देखा है कि माजी में मौलाना जो है वो फजल रहमान वो टारगेट होते थे इमरान खान के, और कल इमरान खान ने मौलाना के लिए एक खुसूसी पैगाम भेजा, जिसका शुक्रिया मौलाना ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदा किया। और आज जब बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजल रहमान, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग हो रही थी एक किसी भी पॉइंट पे, तो वो इतने अच्छे तरीके से हो रही थी कि ये एक हमारी सियासत का हुस्न है, ये एक जमहूरियत का हुस्न है कि बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजल रहमान को ये कहा कि हम आपके जो है वो उनका शुक्रिया अदा किया कि आपका जो किरदार है वो जैसा था, ये अब कंटिन्यू रहेगा हमारा आपस का ताल्लुक, लेकिन हमारा ये फैसला है, आपका ये फैसला है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये असल में जो रूह है जमहूरियत की वो यही है कि एक दूसरे की बात सुने और उसको आगे बढ़े। ये इसको कैसा, ये जब हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे तो हमारी यही एक फीलिंग थी जो है ना वो कि यार ये देखो कितना खूबसूरत एक काम हो रहा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ इख्तिलाफ कर रही है, लेकिन एक महज़ब दायरे में रह के इख्तिलाफ कर रही है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये हक भी दे रही है कि आप आगे बढ़ें, हुकूमत के साथ चले जाएं। इस बिल के ऊपर हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा नहीं नज़र आए। मैं पीटीआई की साफ खुल के बात करूँ, उन्होंने कोई ऐसी बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात वाली बात नहीं की। उनको मसाइल हैं कि जो उनके ऊपर रेड्स हुए, जो उनके लोगों को घर से उठाया गया, जो उनके साथ प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन चीज़ें चल रही हैं, जो उनकी लीडरशिप के साथ हो रहा है, उनके ग्रीवेंसेस अपनी जगह पर हैं। वो इन ग्रीवेंसेस की जगह जो वजह से है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मौलाना ने भी इस चीज़ को एडमिट करते हुए कहा कि ये आपका हक है। दोनों ने एक दूसरे के हक को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ने का जो फैसला किया है, बेसिकली इस चीज़ की हमारी पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल सीन के ऊपर, और ये जो एक चेस बोर्ड बना हुआ है हमारे पॉलिटिकल सीन में, उसमें बहुत ज़रूरत है कि आप इख्तिलाफ भी करें, एक दूसरे का साथ ना भी दें, आप एक दूसरे से राहें जुदा भी करें, लेकिन उसके बड़े अच्छे तरीके हैं। ये आम जिंदगी में आप देखें ना, किसी से रिश्ता मांगने जाएँ या कोई रिश्तेदारी बनाने जाएँ, ना भी हो तो लोग फिर सारी ज़िंदगी के लिए बोलना चालना छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे पॉलिटिकल जो सीन है उसके ऊपर भी यही था कि नफरत नफरत नफरत,
और कोई दूसरी बात ही नहीं। आपने इख्तलाफ किया, आपके पीछे लग जाएंगे, उसने इख्तलाफ किया, उसके पीछे लग जाएंगे। ये मैं समझता हूँ ये सारी जो डिबेट हुई है, जो सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, हाई प्रोफाइल मीटिंग से लेकर मौलाना के घर पे विजिट से लेकर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सारी एक्टिविटी की है, उसमें सबसे खुशाइन चीज़ ये है। हालांकि इनका जो प्राइम फोकस था वो ये था कि यार किसी तरह आज की ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यूनानिमसली पास हो जाए, वो नहीं हो सका। वो नहीं हो सकने के बावजूद भी, यानी कि पीटीआई ने इनकार कर दिया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वोट नहीं देंगे इसके हक में। अगर इसके वो वोट दे देते फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, लेकिन उनके ना देने का भी जो तरीका इख्तियार किया गया है वो बहुत एहसन तरीका है। बहुत शुक्रिया रिजवान शहजाद साहब ने, बड़ी तफसील के साथ हमने डिस्कस करने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, आइंदा वीडियो में आपको अपडेट करेंगे और मौलाना फजल रहमान और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या किरदार रहा है और आइंदा इसके असरात क्या होंगे, इसको कुछ हमने डिस्कस किया है, कुछ आइंदा वीडियोज़ में आपको बताएंगे। आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।